नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपीडी न्यूज़ के हमारे विशेष कार्यक्रम वास्तु ओपीडी में, जहां हम बात करेंगे वास्तु से संबंधित उन सवालों की जो हर किसी के मन में होते हैं। आज का विषय बेहद दिलचस्प भी है और विवादित भी। क्या वास्तु सच में हमारे जीवन को प्रभावित करता है? क्या ये सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई विज्ञान भी है? और अगर घर का वास्तु गलत हो तो क्या सच में किस्मत भी बदल जाती है? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक खास मेहमान, वास्तु विशेषज्ञ कुमार विवेक जी। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। वास्तु कहाँ से आया, क्या यह भारत की देन है और क्या आज भी जरूरी है? सर, बहुत बहुत तो स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले सबका धन्यवाद कि आपने इनवाइट किया इतने महत्वपूर्ण विषय पे बात करने के लिए। जी, वास्तु की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? सबसे पहले जो एक सवाल सबके जहन में आता है वो यही है। देखिए, वास्तु की शुरुआत तो तब से है जब से ये ब्रह्मांड है। अगर आप सनातन को मानते हैं तो सनातन के सबसे प्रमुख और सबसे पहले लिखे हुए ग्रंथ वेद हैं। वास्तु का उद्गम ही वेदों से हुआ है। बेसिक तौर पे ऋग्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में तत्व और उनकी ऊर्जाओं का विषय दिया गया है और अथर्ववेद में तो पूरा पूरा वास्तुशास्त्र ही समाहित है। तो शुरुआत तो बहुत पहले से है। अगर हम लिखित इतिहास वाली बात करें तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर भी वास्तु के हिसाब से ही बने थे। विवेक जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि वास्तुशास्त्र की शुरुआत आखिर कब और कैसे हुई? क्या वास्तु पूरी तरह भारत की ही देन है या दुनिया की दूसरी सभ्यताओं में भी ऐसा कुछ मिलता है? नहीं जी, 100% भारत की देन है। वेदों से निकली हुई विधा है वास्तु। भारत से ही ये सब जगह पहुंचा। विश्व में जितने भी देश हैं जो वास्तु का उपयोग कर रहे हैं वो भारत से ही इस ज्ञान को लेके गए। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि इसका उपयोग भारत में तो कम हो रहा है, यूरोप और अमेरिका में इसका उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। वास्तु की बड़ी बड़ी बिल्डिंग जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, ये सब वास्तु से बनी हुई बिल्डिंगें हैं। इसका ज्ञान भारत से ही वहां पहुंचा है। तो हम ये कह सकते हैं कि वास्तु तो भारत की ही देन है। विवेक जी, क्या वेदों या प्राचीन ग्रंथों में वास्तु का स्पष्ट उल्लेख मिलता है? क्या हमारे प्राचीन मंदिर, महल और नगर वास्तव में वास्तु के अनुसार ही बनाए जाते थे? जी बिल्कुल, मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का उदाहरण दिया। और मंदिर देखिए वही फेमस हुए, वही प्रसिद्ध हुए जो वास्तु से बनाए गए। जैसे कि बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं कि वो बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन वो उतना चर्चित नहीं हो पाए, उतना लोगों में लोकप्रिय नहीं हो पाए। क्यों? कहीं ना कहीं उनका वास्तु गड़बड़ था। जो भी मंदिर हैं, जैसे कि कैलाश की अगर हम बात करें, कैलाश में सिर्फ एक पर्वत है वो, लेकिन उसकी जो रचना है वो भी वास्तु के हिसाब से ही है। आप केदारनाथ की बात कीजिए, पूरा वास्तु से है वो बना हुआ। ऐसे कितने ही मंदिर आप उठा सकते हैं, सब वास्तु से बने हुए हैं। विवेक जी, अक्सर ये देखा गया है कि लोग फेंग शुई को ही वास्तु समझते हैं और वास्तु और फेंग शुई में अंतर नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है कि फेंग शुई और वास्तु दोनों अपने आप में कितना अलग हैं? और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से लोगों तक ये स्पष्ट हो सके कि वास्तु क्या है और फेंग शुई क्या है। देखिए, फेंग शुई एक अलग विधा है। वास्तु काम करता है निर्माण के पहले से ही, और फेंग शुई विधा है निर्माण के बाद चीजों को दुरुस्त करने के लिए, जहां आप कुछ सिंबल्स का यूज करके हम उसकी ऊर्जा को सही करने की कोशिश करते हैं। ये फेंग शुई है। और वास्तु जो है वो मूल में काम करता है। तो दोनों विधाओं में काफी फर्क है। दूसरी बात है, वास्तु 5 तत्वों पे काम करता है जो कि हमारे ऋग्वेद से निकले हुए तत्व हैं। और फेंग शुई का जो काम है वो थोड़ा सा बनने के बाद शुरू हो जाता है। आपका मकान बन गया या आपका प्रतिष्ठान बन चुका है, वहां पे चीजें गड़बड़ है तो उनमें हम कुछ सिंबल का यूज कर लेते हैं और उसकी ऊर्जा को सही कर लेते हैं। ये फर्क है दोनों में।
सर, क्या गलत वास्तु सच में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है? अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या है, इसका मतलब है कि आपके निवास की या आपके कार्यालय की वास्तु ऊर्जा जो है वो गलत है। बगैर वास्तु ऊर्जा गलत हुए आज तक किसी को कोई बीमारी हुई ही नहीं। तो बगैर वास्तु तो स्वास्थ्य दोनों को अलग किया ही नहीं जा सकता है। विवेक जी, वास्तु में सूर्य, हवा और दिशाओं को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? सूर्य, हवा और दिशाएं, देखिए वास्तु काम करता है पंच तत्वों पे। पंच तत्वों पे जिसमें से एक तत्व जो होता है जिसको आप हवा कह रहे हो, वायु, ठीक है, तो वो तो ऑलरेडी है उसमें। अब जैसे सूर्य है, हमारा जब वास्तु काम करता है तो वास्तु में हम 45 देवताओं का सम्यक एक लेके चलते हैं एक घर के वास्तु के लिए। उनमें सूर्य सर्वप्रमुख देवता है। पूरब दिशा के कह सकते हैं कि वो मालिक माने जाते हैं या पूरब दिशा ही उनकी पूरी मानी जाती है। तो हवा और सूरज के बिना तो वास्तु की कल्पना ही नहीं हो सकती। विवेक जी, अगर घर में वास्तु दोष हो तो क्या बिना तोड़ फोड़ के भी उसे ठीक किया जा सकता है? क्योंकि एक सामान्य परिवार के लिए अपना घर बना पाना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, और उसके बाद अगर कहीं कोई वास्तु दोष की बात आती है और उससे लाभ लेने के लिए तोड़ फोड़ ही एक रास्ता हो तो संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में क्या कोई उपाय है जिनको करने से बिना किसी तोड़ फोड़ के भी लाभ लिया जा सकता है? सबसे बड़ी बात तो ये कि लोगों में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वास्तु का मतलब तोड़ फोड़ होता है। वास्तु एक्चुअली में ये नहीं है कि किचन कहाँ होना चाहिए, टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए। ये वास्तु नहीं है। वास्तु है कि आपका जो फ्लैट है या घर है उसमें ऊर्जा का बहाव कैसे है। अगर ऊर्जा का बहाव शुभ है तो वास्तु आपका एकदम परफेक्ट है। अगर अशुभ है तो उस अशुभ ऊर्जा को हमको शुभ ऊर्जा में बदलना है। बस यही वास्तु है। तो सर, अब हम चलेंगे इस कार्यक्रम के तीसरे सेगमेंट की ओर, रियल लाइफ इम्पैक्ट। क्या वास्तु सच में धन सफलता और करियर को भी प्रभावित करता है? कम करता है। बगैर वास्तु अच्छा हुए आपको धन तो बिल्कुल आ ही नहीं सकता। जैसे कि हम एक उदाहरण देते हैं आपको कि वास्तु जो है आपके घर का वास्तु है। आपने घर में उत्तर दिशा जो भी आपकी आती है वहां पे अगर आपने किचन का मतलब होता है अग्नि से, या फिर टॉयलेट का निर्माण कर दिया। अब उत्तर दिशा है धन के देवता कुबेर महाराज की, ठीक है, वहां पे अगर आप ये गैर वास्तु की गतिविधि करेंगे तो फिर वो आपको दिक्कत देगा और धन तो आपके पास में आएगा ही नहीं। आप परेशान होंगे। धन दिखेगा जरूर आपको मगर आपके हाथ नहीं आएगा वो। आप अपने अगल बगल तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिनके घरों में उत्तर दिशा में टॉयलेट है या किचन, आप उनका देख सकते हैं। जी विवेक जी, अक्सर देखा गया है कई घरों में लगातार झगड़े होते रहते हैं। परिवार के आपसी सदस्यों में स्थायी रूप से मनमुटाव बना रहता है। तो क्या इसके पीछे भी कोई वास्तु दोष का कारण हो सकता है? कारण होते हैं। देखिए, घर में कुछ दिशाएं ऐसी होती हैं जो घर के लोगों के बीच की एकता के लिए जिम्मेदार होती हैं, जिनमें सबसे पहली दिशा होती है दक्षिण पश्चिम, जिसको हम नैऋत्य बोलते हैं। अगर दक्षिण पश्चिम आपका ऊंचा है, भारी है, मजबूत है, तो आप ये जानिए कि आपके घर के लोगों में आपसी कलह तो बिल्कुल नहीं हो सकती। आप इस संसार में एक उदाहरण ऐसा नहीं पाएंगे जहां दक्षिण पश्चिम मजबूत रहा हो और उस घर में कोई कलह हुई हो। ये संभव ही नहीं। तो अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कलह से संबंधित कोई समस्या सामना करना पड़ सकता है। संभव नहीं। विवेक जी, क्या बच्चों की पढ़ाई, एकाग्रता और नींद पर भी दिशा का असर पड़ता है? ना सिर्फ बच्चों की पढ़ाई और नींद पे बल्कि बड़ों की नींद पे भी प्रभाव पड़ता है। देखिए, घर में कोई भी घर हो या भवन हो या भूखंड हो, उसमें 10 दिशाएं होती हैं। 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं और 2 ऊर्ध्व और धरातल की दिशाएं। 10 दिशाओं में कुछ जगह ऐसी होती है जो नकारात्मक होती है। अगर उस जगह में गलती से आपका शयन कक्ष या आपका बेड आता है
तो बिल्कुल आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, आपको अनिद्रा की बीमारी होगी। या फिर आपने अक्सर सुना होगा कि बड़े बूढ़े कहते हैं कि उत्तर की ओर सर करके नहीं सोना चाहिए, लेकिन इसका लॉजिक समझना कोई नहीं चाहता है। दरअसल जब उत्तर की ओर आप सर करके सोते हो तो आपको अनिद्रा की शिकायत होती है। क्यों? क्योंकि उत्तर से आपके मैग्नेटिक वेव्स चलते हैं, मैग्नेटिक ऊर्जा चलती है, तरंगे चलती हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में, आपके सोते जागते आपको डिस्टर्ब करती हैं। आपको नींद कैसे आएगी? आ ही नहीं सकती है। विवेक जी, आज भी हमारे देश में बहुत सारे परिवार किराए के मकानों में रहते हैं, तो क्या जो लोग किराए के घर में रहते हैं, क्या उन्हें भी वास्तु की चिंता करनी चाहिए? सर देखिए, अगर मकान का वास्तु अच्छा है, वो चाहे आप किराएदार हो चाहे मकान मालिक हो, वो सब पे अच्छा प्रभाव डालेगा। लेकिन अगर वास्तु गड़बड़ है तो फिर वो तो परेशान होगा ही होगा। ना तो कोई मकान मालिक ये सोचे कि जैसे मकान आपने बना दिया है, किराए पे उठा दिया, आप उस मकान में नहीं रहते हैं, तो क्या उसका असर आप पे नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, और जो रह रहा है उस पे ज्यादा पड़ेगा। वास्तु सब पे समान रूप से लागू होता है। और वास्तु कैसे काम करता है, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। सर, पाकिस्तान से लगातार कई जंगें हम भारत लड़ चुका है। हर जंग हम जीते, हर युद्ध हम जीते। उसके बाद भी हमेशा जब भी बातचीत की टेबल होती है, उस टेबल पे भारत हमेशा हार जाता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति का जो निवास है, उसका मेन डोर जो है, मुख्य गेट जो है, वही दक्षिण पश्चिम में राहु का घर में रहता है। और राहु चालाक बहुत होता है, उससे बातों में जीत पाना संभव नहीं है। अब राष्ट्रपति कोई एक नहीं होता है, राष्ट्रपति तो समय समय बदलते रहे, लेकिन रिजल्ट हर बार यही होता है कि भारत युद्ध तो जीत लेता है, लेकिन जब बातचीत की टेबल होती तो वहां हार जाता है, सब जीती हुई बाजी हार जाता है। ये एग्जाम्पल है कि किराएदार, भाई राष्ट्रपति किराएदार ही तो है उस बिल्डिंग में, तो वो किराएदार पे कितना असर होता है, ये उसका एक प्रकट एग्जाम्पल है। किराएदार के लिए कोई आपके पास ऐसा कोई उपाय हो जो किसी भी किराएदार के लिए, जिसे क्योंकि वो मकान मालिक तो है नहीं, घर पे तोड़ फोड़ करा नहीं सकता, कुछ चेंजेस करा नहीं सकता, तो ऐसा क्या उपाय है जिसको करने से उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े? देखिए, जब तक घर का वास्तु पूर्ण रूप से नहीं सही होगा, वास्तु से मतलब है जब तक घर में ऊर्जा का बहाव नहीं सही होगा, तब तक ये कहना तो बिल्कुल बचकानी बात होगी कि छोटे मोटे उपाय करके वो समस्याओं से बच जाए। फिर भी एक काम तो हर इंसान कर सकता है, किराएदार हो, मकान मालिक हो, कोई भी कर सकता है। आप जहां भी आपके यहाँ निगेटिविटी है, निगेटिविटी कहाँ होती है, जैसे कि टॉयलेट हो गया, बाथरूम हो गया, या फिर कहीं बैठने पे आपको अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, तो आप जो समुद्री नमक होता है, सी सॉल्ट, आप उसके 15-20 टुकड़े लेके एक प्लेन बाउल में या कटोरी में आप उनको रख दीजिए और हर 18-20 दिन पे इसको बदल दीजिए। ये जो सी सॉल्ट होता है, ये निगेटिविटी को खत्म करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। आप 18-22 दिन पे देखेंगे उसके ऊपर एक मटमैली सी परत आ जाती है जो कि निगेटिविटी होती है। और नमक का पोछा तो बड़े बूढ़े बहुत पहले से बताते आए हैं, तो ये काम तो करीब मुझे लगता है सबको करना चाहिए, कुछ तो इससे राहत रहेगी ये आपको। सर, आपको नहीं लगता विवेक जी कि वास्तु के नाम पर लोगों में एक डर का भी माहौल बनाया जाता है? ये ऐसा है, वास्तु, अब असल में वास्तु की फील्ड में बहुत सारे नए नए लोग हैं जो तरह बेतरह के नए नए आइडियाज लेके आ गए, ठीक है जी। अब उनका एक ही मोटिव होता है, पैसा कमाना। जाहिर सी बात है, पैसा कमाना, डराना तो पड़ेगा ही। और मैं आपको एक मजेदार बात और बताता हूँ, कोई भी इंसान हो वो डरेगा तभी जब उसका साउथ वेस्ट कमजोर हो। अच्छा, ठीक है जी। साउथ वेस्ट अगर उसका मजबूत होगा, वो कतई नहीं डरेगा। और अगर ये दिशा अगर उसकी स्ट्रांग है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत होगा। आप कितना भी उसको गलत बातों पे समझाने की कोशिश कीजिए, वो कतई आपकी बात नहीं। साउथ वेस्ट अगर आपका मजबूत है तो आप डर बिल्कुल नहीं सकते, आपको कोई भी नहीं डरा सकता है। बाकी अब बिजनेस है, लोग तरह बेतरह से कर रहे हैं। आजकल वास्तु में सुधार कम हो गए, प्रोडक्ट बेचना ज्यादा हो गया है। जैसे कि आप यहाँ पे घोड़े लटका लीजिए, आप यहाँ पे गधे लटका लीजिए, तमाम तरह की चीजें आ गई।
इनका कि वैदिक वास्तु में कहीं कोई जिक्र नहीं, किसी ग्रंथ में उनका कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन अब लोग कर रहे हैं। अब उससे क्या लाभ हानि है, ये तो जो करवाता वो जाने। तो सर अब हम चलेंगे हमारे कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट की ओर, जो होगा रैपिड फायर, जहां हम आपसे बैक टू बैक कुछ सवाल पूछेंगे और जानेंगे आपसे सवालों के जवाब। विवेक जी, एक ऐसी चीज जो हर घर में तुरंत बदल देनी चाहिए। मुझे लगता है कि कलर, व्हाइट या ऑफ व्हाइट कलर पूरे घर में करवाइए, काफी राहत रहेगी आपको। अब एक और सवाल, सबसे आम वास्तु गलती जो लोग करते हैं। सबसे आम वास्तु गलती अगर हम कहें तो अक्सर हम लोग जाने अनजाने अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ भी कहीं बना लेते हैं, जो कि आगे चल के बहुत गंभीर समस्याओं को जन्म देता है। अभी तो तत्काल में कुछ नहीं मालूम चलेगा, लेकिन जब कुछ समय बीतेगा तो शायद वो बड़ी बड़ी समस्याएं आपके सामने लेके आ जाएगी। घर में मंदिर की सही जगह कहाँ होनी चाहिए? ये इसका तो रैपिड राउंड में जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल है। अगर थोड़ा समय दीजिए तो मैं विस्तार में बता सकता हूँ आपको। देखिए, घर का मंदिर, पूजा घर के लिए सबसे अच्छी जो जगह होती है वो होती है उत्तर पूरब से लेके पूरब के बीच में। जी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका मंदिर भारी भरकम नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और अगर हम भारी भरकम पूजा घर की बात करें या मंदिर की बात करें तो उसके लिए सबसे अच्छी डायरेक्शन है पश्चिम। जितने भी राजस्थान की हवेलियां आप देखेंगे सब में आपको पश्चिम में पूजा घर मिलेगा जी, और बहुत अच्छा काम करता है। एक भ्रांति और भी है इसमें जो मैं आपके माध्यम से दूर करना चाहूंगा लोगों को। देखिए, पूजा करने के लिए सिर्फ जो पूजा में बैठने की होती है वो सिर्फ दो दिशाएं अच्छी होती है। एक, या तो आप पूरब मुखी होकर पूजा कीजिए और या फिर आप पश्चिम मुखी होकर पूजा कीजिए। अक्सर लोग उत्तर मुखी को भी बड़ा अच्छा मान लेते हैं, उत्तर मुखी होकर पूजा करते हैं। ये कतई उचित नहीं है, इसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। कौन सी चीजें घर में नेगेटिविटी बढ़ाती हैं? गंदगी कह लीजिए, जगह जगह गंदगी का ढेर होना, जगह जगह कूड़ा कचरा जमा होना या कबाड़ जमा होना, ये तो आपके लिए समस्या ही देगा। एक आसान सा वास्तु उपाय जो हर व्यक्ति आज से ही शुरू कर सकता है। सर, मैंने नमक का उपाय आपको बताया पहले जी, वो सबसे अच्छा उपाय है और मुझे लगता है हर आदमी को करना चाहिए। किस दिशा में रखना चाहिए, कहीं भी रख सकते हैं आप, पूरे घर में जगह जगह पे रखिए, बहुत अच्छा है। मिट्टी के बाउल में, मिट्टी का हो या कांच का हो। मेटल इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि मेटल नमक में खराब हो जाता है। मिट्टी का हो या कांच हो, बस ये ध्यान रखना कि गहरा ना हो, जो नमक रहे वो हवा के संपर्क में, उस पे ऊपर से हवा लगे, ये ध्यान देना है। और ये उपाय मुझे लगता है सबको करना चाहिए, बहुत ही कारगर उपाय है। तो सर, आज हमने बात की वास्तु कहाँ से आया और वास्तु का हमारे जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है। इस विषय पर बात करने और अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ बुलाया, अपनी बात रखने का मौका दिया।